हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। आज हम अर्थशास्त्र के एनसीईआरटी से संबंधित काफी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र एक विषय है, वस्तु है जो दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक उपयोग है के विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण: व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन, उद्योग का संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु या साधन का कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत मांग, एक फर्म का उत्पादन आदि। प्रो बोल्डिंग प्रॉफ बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योगों व व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन करता है। केंद्रीय समस्याएं: क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए की आर्थिक समस्या का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र: 1. राष्ट्रीय आय, 2. उत्पादक व्यवहार, 3. कीमत निर्धारण, 4. कल्याण अर्थशास्त्र, 5. वितरण के सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है। उदाहरण: सामान्य कीमत का स्तर, रोजगार का स्तर, विभिन्न आर्थिक चरों का अंतर्संबंध, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय आदि। यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र को वृक्ष कहा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र को वन कहा जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र: राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। अर्थव्यवस्था के अर्थ: अर्थव्यवस्था से आशय एक क्षेत्र की उन सब उत्पादन इकाइयों के समूह से है जिनमें लोग रोजी कमाते हैं। प्रो ब्राउन प्रॉफ ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को संदर्भित करते हैं तो इससे अभिप्राय भारत की घरेलू सीमा में स्थित सभी उत्पादन इकाइयों के समूह से होता है जिनके द्वारा उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय आदि की आर्थिक क्रियाएं दिखती रहती हैं। अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं: उत्पादन, उपभोग, निवेश। आर्थिक समस्या: 1. आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। 2. चूंकि मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं, इससे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। 3. प्रो एरिक रोल प्रॉफ एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता से के दोहन की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण मानव आवश्यकताएं असंख्य हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं: क्या उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का चयन, कैसे उत्पादन किया जाए, तकनीक का चयन, किसके लिए उत्पादन किया जाए, वस्तुओं अथवा आय के वितरण की समस्या। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों सहअस्तित्व रखते हैं। मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के निर्णय सरकारी केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना सीमा। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। इस उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। इसे रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। उत्पादन संभावना की विशेषताएं: आकार। ये वक्र नीचे की ओर ढालू होता है।
नीचे की ओर ढालू बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। ये वक्र नतदर कॉनकेव होता है, मूल बिंदु की ओर नतदर होता है। इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत MOC है, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग बढ़ती दर पर करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र का बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र उन सभी कारणों से दाएं ओर खिसकेगा जिनसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता व संसाधनों की मात्रा तथा कुशलता में सुधार होता है। सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक आर्थिक सकारात्मक वास्तविक आर्थिक विश्लेषण, इसको अंतर्गत यथार्थ वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था, क्या है, जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी? वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? इन कथनों की जांच संभव होती है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसमें क्या होना चाहिए से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रकृति सुझाव देने की है। उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए, गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इन कथनों की जांच संभव नहीं होती। तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। उपभोक्ता का एकदिष्ट अधिमान, विवेकशीलता, सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर। उपभोक्ता बंडल। उपभोक्ता बंडल दो वस्तुओं की मात्राओं का ऐसा संयोजन अथवा समूह है जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय के आधार पर खरीद सकता है। उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता का बजट उसकी वास्तविक आय का क्रय शक्ति को बताता है जिसके द्वारा वह दी हुई कीमत वाली वस्तुओं की निश्चित मात्रा खरीद सकता है। अंधिमान वक्र। अंधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्रदान करता है। अंधिमान मानचित्र। तटस्था वक्रों, अंधिमान वक्रों के समूह को अंधिमान मानचित्र कहते हैं। अंधिमान वक्रों की विशेषताएं। 1. अंधिमान वक्र ऋणात्मक ढलान वाले होते हैं क्योंकि एक वस्तु की इकाइयों की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग किया जाए ताकि संतुष्टि स्तर समान रहे। 2. अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए तैयार होता है। 3. अंधिमान वक्र न तो कभी एक दूसरे को छूते हैं और न ही काटते हैं क्योंकि दो अंधिमान वक्र संतुष्टि के दो अलग अलग स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। यदि ये एक दूसरे को काटे तो कटाव बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होगा जो कि संभव नहीं है। 4. ऊंचा अंधिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, यह एक दिष्ट अधिमान के कारण होता है। उच्च तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन बंडलों को दिखाता है जिस पर निम्न तटस्थता वक्र की तुलना में एक वस्तु की मात्रा अधिक है तथा दूसरी की कम नहीं है। एक दिष्ट अधिमान। उपभोक्ता या अधिमान एक दिष्ट है यदि उपभोक्ता दो बंडलों के मध्य उस बंडल को प्राथमिकता देता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा होती है और दूसरे वस्तु की मात्रा कम नहीं होती है। बजट रेखा। बजट रेखा दी वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जो उपभोक्ता दी हुई आय तथा दो वस्तुओं की दी हुई बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। मांग। मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे विशेष कीमत व विशेष समय अवधि में उपभोक्ता खरीदने को तैयार है। उदाहरण के लिए ये कहना कि मेरी दूध की मांग 2 लीटर है अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य ये होगा कि मेरी दूध की मांग 2 लीटर प्रतिदिन है जब दूध की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है। बाजार मांग। कीमत के एक निश्चित स्तर पर किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व। वस्तु की कीमत, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। बाजार मांग के निर्धारक तत्व। उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या, आय का वितरण, जलवायु और मौसम, उपभोक्ताओं की संरचना, मांग का नियम,
ये बताता है कि यदि अन्य बातें समान हो तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा घटती है और उस वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, अर्थात कीमत तथा मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें पूर्ववत रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग की गई मात्रा कम होती है तथा वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग की गई मात्रा बढ़ती है। अन्य शब्दों में, वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध है। मांग अनुसूची। मांग अनुसूची वह तालिका है जो विभिन्न कीमत स्तरों पर एक वस्तु की मांग मात्राओं को दर्शाता है। मांग वक्र। मांग तालिका अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। अर्थात मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग मात्राओं को दर्शाने वाला वक्र होता है। ये ऋणात्मक ढाल का होता है जो वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के कारण हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, उपभोक्ताओं की संख्या, मांग के नियम के अपवाद, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, गिफ्ट वस्तुएं, आपातकालीन स्थिति, दिखावे के लिए ली गई वस्तुएं, मांग में परिवर्तन, कीमत के समान रहने पर किसी अन्य कारक में परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है। मांग मात्रा में परिवर्तन, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन जबकि अन्य कारक समान रहें। मांग वक्र पर संचलन तथा मांग वक्र में खिसकाव। मांग वक्र पर संचलन से अभिप्राय मांग के विस्तार और संकुचन से है। मांग का विस्तार तब होता है जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग की गई मात्रा में वृद्धि होती है। मांग का संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होने से वस्तु की मांग की गई मात्रा में कमी होती है। मांग की लोच। किसी कारक में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में आने वाले परिवर्तन के संख्यात्मक माप को मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच तीन प्रकार की हो सकती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच तथा मांग की तिरछी लोच। मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप है। मांग की कीमत लोच की वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। विधि। लागत की अवधारणा। निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म को आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। आगतों को किए गए भुगतान का योग लागत कहलाता है। लागत का अर्थ एक अर्थशास्त्री तथा एक लेखाकार के लिए भिन्न भिन्न होती है। लेखाकार के लिए लागत केवल स्पष्ट लागत होती है, जबकि अर्थ उत्पादन लागत में स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की लागतों को शामिल करता है। स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जिनकी अदायगी कर्म मुद्रा के रूप में करती है तथा जिन्हें लेखाकार अपनी पुस्तकों में खर्चों की सूची में शामिल करते हैं। अस्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जिनकी अदायगी फर्म मुद्रा के रूप में नहीं करती, बल्कि यह उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने साधनों की अवसर लागत है। उदाहरण के लिए, उत्पादक यदि अपनी भूमि पर फैक्ट्री शुरू करता है तथा उसमें अपने धन से मशीनें आदि खरीदता है, तो उसे उस भूमि का किराया, उस धन पर ब्याज तथा अपना वेतन अवसर लागत के आधार पर अवश्य मिलना चाहिए। यह अस्पष्ट लागतें हैं। अल्पकालीन लागत। अल्पकाल में उत्पादन के कुल कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अतः वे स्थिर रहते हैं। स्थिर कारकों की कुल लागत को कुल स्थिर लागत कहते हैं। अल्पकाल में फर्म कुछ आगतों को ही समायोजित करने में सक्षम होती है। इसके अनुसार ये कारण परिवर्ती आगतें कहलाती हैं। परिवर्ती कारकों की कुल लागत को कुल परिवर्ती लागत कहा जाता है। कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत का योग होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा पारिभाषिक लक्षण। क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। समरूप वस्तु। पूर्ण ज्ञान। स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। स्वतंत्र निर्णय लेना। पूर्ण गतिशीलता। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। संप्राप्ति। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म की संप्राप्ति कहा जाएगा। कुल संप्राप्ति वह है जो एक फर्म को विक्रय करने पर कुल मौद्रिक प्राप्तियां होती हैं। सीमांत संप्राप्ति वह राशि है जो वस्तु की अंतिम इकाई बेचकर प्राप्त की जाती है। सीमांत प्राप्ति कुल संप्राप्ति का वह अंतर है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचकर प्राप्त होता है। औसत संप्राप्ति से अभिप्राय है उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त संप्राप्ति। उत्पादक संतुलन की अवधारणा। उत्पादक का संतुलन वह अवस्था है जिसमें उत्पादक को प्राप्त होने वाले लाभ अधिकतम होते हैं। वह उस अवस्था को बदलना नहीं चाहता है। सीमांत लागत व सीमांत संप्राप्ति विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार संतुलन की शर्तें निम्न हैं। ए. सीमांत संप्राप्ति व सीमांत लागत समान हो। बी. संतुलन बिंदु के पश्चात उत्पादन में वृद्धि की स्थिति में सीमांत लागत संप्राप्ति से अधिक हो।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संप्राप्ति की अवधारणाओं में अंतर संबंध। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कीमत स्वीकारक प्राइस टेकअप होती है। इसका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जो कीमत बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है वह प्रत्येक फर्म को स्वीकार करनी पड़ती है। कीमत प्रत्येक इकाई पर समान रहने पर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। गिरी वक्र यदि स्थिर रहे तो मिस्टर वक्र भी स्थिर होगा तथा वक्र एवं मिस्टर वक्र एक ही हो जाएंगे, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर इक्वल्स मिस्टर होगा। टीआर वक्र मूल बिंदु से शुरू तो हुआ हो एक सीधी रेखा होता है जो समांतर पर स्थिर मिस्टर बढ़ता है। एकाधिकार बाजार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगी बाजार में टीआर मिस्टर तथा में अंतर संबंध। एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगी बाजार में औसत संप्राप्ति वक्र तथा सीमांत संप्राप्ति वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इसका अर्थ है कि एकाधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगी बाजार में उत्पादक को अधिक मात्रा विक्रय करने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है। जब कम होता है तो मिस्टर उससे अधिक दर से कम होता है। टीआर पहले घटती दर पर पहुंचता है, अपने अधिकतम पर पहुंचता है और फिर गिरने लगता है। उत्पादक संतुलन। उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब उत्पादक अधिकतम लाभ कम हो रहा है। एक उत्पादक का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर होता है जहां लाभ अधिकतम होता है, अर्थात लाभ इक्वल्स टीआर टीसी अधिकतम हो। जहां टीआर इक्वल्स कुल संप्राप्ति, टीसी इक्वल्स कुल लागत। जब टीआर ग्रेटर देन टीसी तो इसे असामान्य लाभ की स्थिति कहा जाता है। जब टीआर लेस देन टीसी तो इसे हानि की स्थिति कहा जाता है। पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची एक तालिका है जो वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। ये दो प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची तथा बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से है। बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के योग से है। पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ये किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाले अलार्म नो प्रॉफिट नो लॉस उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को एक रेखाचित्र में दर्शाती है। पूर्ति वक्र दो प्रकार का हो सकता है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक व्यक्ति फर्म की पूर्ति को रेखाचित्र के रूप में दर्शाता है। बाजार पूर्ति वक्र संपूर्ण फर्मों के जोड़ की पूर्ति को रेखाचित्र के रूप में दर्शाता है। पूर्ति वक्र पर संचलन तथा पूर्ति वक्र में खिसकाव। पूर्ति वक्र पर संचलन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि पूर्ति वक्र में खिसकाव वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। पूर्ति वक्र पर संचलन का अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है, पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति का संकुचन। पूर्ति वक्र में खिसकाव का अध्ययन भी दो भागों में किया जा सकता है, पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। जब वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से पूर्ति की गई मात्रा बढ़ती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से पूर्ति की गई मात्रा बढ़ती है तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। जब वस्तु की अपनी कीमत कम होने से पूर्ति की गई मात्रा कम होती है, जो इसे पूर्ति में संकुचन कहते हैं। जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से पूर्ति की गई मात्रा घटती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। पूर्ति की कीमत लोच। एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तनों के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा की अनुक्रियाशीलता को मापती है। अधिक स्पष्ट रूप से पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। 1. प्रयोग किए जाने वाले आगतों की प्रकृति। 2. प्राकृतिक बाधाएं। 3. उत्पादन की जोखिम सहन करने की क्षमता। 4. उत्पादन लागत। 5. समयावधि। 6. उत्पादन की तकनीक। 7. वस्तु की प्रकृति। बाजार के प्रमुख रूप। 1. पूर्ण प्रतियोगिता। 2. एकाधिकार। 3. एकाधिकारी प्रतियोगिता। 4. अल्पाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार संतुलन की अवधारणा। बाजार संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सम्मिलित हो जाती हैं और बाजार रिक्त हो जाता है। अन्य शब्दों में संतुलन की स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें जिस कुल मात्रा का विक्रय करने की सभी फर्में इच्छुक हैं वह उस मात्रा के बराबर होती है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। इस स्थिति में बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। इस कीमत पर जितनी मात्रा खरीदी और बेची जाती है उसे संतुलन मात्रा कहते हैं। अधिमांग तथा अधिपूर्ति।
जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है उसे अधिमांग कहा जाता है। ये संतुलन कीमत से कम कीमत पर होता है। जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है उसे अधिपूर्ति कहा जाता है। ये संतुलन कीमत से अधिक पर होता है। बाजार संतुलन की स्थिति में अधिमांग या अधिपूर्ति नहीं होती। मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि। मांग और पूर्ति में जब एक साथ वृद्धि होती है तो तीन स्थितियां संभव हैं। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है परंतु संतुलन कीमत समान रहती है। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है परंतु संतुलन कीमत कम हो जाती है। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है और संतुलन कीमत भी बढ़ जाती है। मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ कमी। मांग और पूर्ति में जब एक साथ कमी होती है तो तीन स्थितियां संभव हैं। जब मांग में कमी पूर्ति में कमी के बराबर हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में कमी होती है परंतु संतुलन कीमत समान रहती है। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी से कम हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में कमी होती है परंतु संतुलन कीमत बढ़ जाती है। जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से अधिक हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में कमी होती है। मांग और पूर्ति में विपरीत दिशा में परिवर्तन। जब मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी हो तो संतुलन कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, जबकि संतुलन मात्रा बढ़ भी सकती है। जब मांग में वृद्धि ग्रेटर देन पूर्ति में कमी कम भी हो सकती है। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी तथा समान भी रह सकती है। जब मांग में वृद्धि इक्वल्स पूर्ति में कमी हो। बाजार के विभिन्न रूपों में मांग वक्र। संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होती है। बाजार संतुलन वह अवस्था है जिसमें बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होते हैं। बाजार में अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति का अभाव होता है। बाजार संतुलन निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने सभी उत्पादकों की संतुलन कीमत फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यदि प्रचलित बाजार कीमत पर प्रत्येक फर्म अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही है, अधिसामान्य लाभ अर्जित करने की संभावना नई फर्मों को आकर्षित करेगी, जिससे अधिसामान्य लाभ में कमी होगी। जब फर्मों की पर्याप्त संख्या होगी तो अधिसामान्य लाभ विलुप्त हो जाएगा। यदि प्रचलित कीमत पर फर्में सामान्य से कम लाभ अर्जित कर रही हैं, तो कुछ फर्में बहिर्गमन में आ जाएंगी। इससे लाभ में वृद्धि होगी और प्रत्येक फर्म के लाभ बढ़कर सामान्य लाभ के स्तर पर आ जाएंगे। मांग पूर्ति का अनुप्रयोग। पूर्ति मांग विश्लेषण का अनुप्रयोग किया जा सकता है और जो सरकार द्वारा किया जाता है। जब कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें वांछित स्तर से या तो अत्यधिक ऊंची अथवा अत्यधिक कम हो जाएं, तो प्रायः सरकार द्वारा उनका नियमन आवश्यक हो जाता है। ये नियमन प्रायः दो रूप लेता है: उच्चतम कीमत निर्धारण, न्यूनतम कीमत निर्धारण। उच्चतम कीमत निर्धारण। बहुत बार सरकार कुछ वस्तुओं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। इस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। इस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, अतः अधिमांग होती है। इस अधिमांग को सरकार को अपने स्टॉक से पूरा करना चाहिए, अन्यथा ये कालाबाजारी को जन्म देगा। निम्नतम कीमत निर्धारण। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट वांछनीय नहीं होती। ऐसी स्थिति में सरकार वस्तुओं की निचली सीमा निर्धारित करती है। किसी वस्तु तथा सेवा की निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। इस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है। इस कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, अतः इस पर अधिपूर्ति होती है। बाजार संरचना के निर्धारक प्रवृत्ति। क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या ये बहुत अधिक है, कम है या केवल एक है। वस्तु की प्रकृति वस्तु समरूप है या विभेदीकृत है। वस्तुओं और साधनों की गतिशीलता वस्तुएं और साधन गतिशील हैं या स्थिर। प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता। बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन या प्रवेश तथा बहिर्गमन पर रोक-टोक है। एकाधिकार का अर्थ एवं विशेषताएं। यह ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और कह ऐसा उत्पाद बनाता है जिसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। भारत में रेलवे पर सरकार का एकाधिकार है। इस स्थिति में फर्म और उद्योग के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति बराबर हो जाती है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं: एक विक्रेता और बहुसंख्यक क्रेता, फर्मों के प्रवेश पर भारी प्रतिबंध, निकटतम स्थानापन्न की अनुपस्थिति, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, कीमत विभेदीकरण की संभावना, एकाधिकारी बाजार का जन्म।
सरकार द्वारा लाइसेंस या नियंत्रण, व्यापार गुट बनाकर, पेटेंट द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता द्वारा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता का अर्थ एवं विशेषताएं। इस बाजार में किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता का उत्पाद अन्य विक्रेताओं के उत्पाद से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। वस्तु को विभेदीकृत किया जाता है, जिससे उत्पादक को अपने उत्पाद की कीमत पर आंशिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए साबुन उद्योग, मसाले उद्योग, टूथपेस्ट उद्योग आदि। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तु विभेदीकरण, गैर कीमत प्रतियोगिता, प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता, पूर्ण ज्ञान का अभाव, बिक्री लागतों की उपस्थिति।